हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आप हम इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो कि आपका इस चैप्टर से छूट जाए। बस आपको एक ही चीज़ करनी है जो बहुत अच्छे से आपको करनी है। क्या? आपको थ्योरी बहुत अच्छे से रिवाइज करनी है। इस चैप्टर की बार बार थ्योरी की रिवीजन आपको करनी है। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। क्वेश्चन नंबर 5, मार्क द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द गिवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, सोचो कॉम्प्लेक्सिटी किस लेवल पे ज़्यादा होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स कब ज़्यादा होगा। सोचो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे ना, अगर एक सेल है तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, और एक से ज़्यादा सेल है तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, फिर और सेल है तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी, और सेल होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी, और सेल होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ेगी। अब सोचो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, सेल लिखा है, ऑर्गेन लिखा है, टिश्यू लिखा है और बायोस्फीयर लिखा है। आप एक चीज़ जानते हो कि सबसे सबसे छोटे लेवल पे कौन होते हैं? सेल। तो इसका मतलब ए तो सबसे नीचे आने वाला है, ए से ऊपर कौन आएगा, टिश्यू या ऑर्गेन? सोचो सेल के बाद कौन आता है, सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू। तो ए के बाद सी, सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद हमें पता है टिश्यू के बाद कौन आएगा, ऑर्गेन और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तो बहुत बड़ा टर्म हो गया ना, है ना, क्योंकि बायोस्फीयर में तो आप लोगों को क्या मिलेगा, कई सारे एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। साथ साथ बायोस्फीयर में और उनके आसपास की नॉन लिविंग चीज़ें भी आती हैं ना। बायोस्फीयर में क्या क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें। तो ये तो नहीं होगा। तो उससे अगले लेवल पे कौन आने वाला है, ऑर्गेन। फिर कौन आने वाला है, बायोस्फीयर। तो ऑप्शन क्या होने वाला है, ए से ज़्यादा सी, सी से ज़्यादा बी, बी से ज़्यादा डी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 5th। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन एंड होम्योस्टेसिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो मेटाबॉलिज्म किसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेप्लिकेशन किसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, पर होम्योस्टेसिस आप लोग पढ़ने वाले हो, मैं एक बार आपको फिर भी बता देता हूँ। होम्योस्टेसिस ये एक ऐसी एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की जिसके द्वारा वो क्या कर पाता है, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को एक जैसा रख पाता है, ठीक है, एक लिमिट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब आप अपना थर्मोमीटर से ना, नॉर्मल केस में अपना टेम्परेचर नाप कर देखना। थर्मोमीटर से जब आप अपना टेम्परेचर नापते हो तो एक फ़िक्स टेम्परेचर आता है ना। बहुत थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है लेकिन लगभग फिक्स होता है वो। अगर आप गर्मी में नापोगे तब भी सेम ही आएगा, अगर आप सर्दी में नापोगे तब भी सेम ही आएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, होम्योस्टेसिस का। भले ही बाहर थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज हुआ लेकिन हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर में चेंज देखने को नहीं मिला। तो मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन एंड होम्योस्टेसिस किसके अंदर होता है, ये यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जिनके अंदर यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक सेल होता है, सिंगल सेल होते हैं ये, ठीक है। और एक और भी एक इनमें डिफरेंस है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप ये देख लो, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर ही ये चीज़ें होंगी क्योंकि दोनों ही लिविंग है, वायरसेस। और यहाँ पर अगर देखो कि ऑर्गेनिज्म, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो मेटाबॉलिज्म होगा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सब में ही होगा, ठीक है। वायरसेस के बारे में हम थोड़ा सा और बाद में बात करेंगे कि वायरसेस की बात अभी हम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वायरसेस के बारे में कुछ चीज़ें और हैं जो कि हमें पढ़नी है किसके अंदर, चैप्टर नंबर 2 में, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि वायरसेस को अभी हमने क्यों यहाँ पर छोड़ दिया। तो मेटाबॉलिज्म, रेप्लिकेशन और होम्योस्टेसिस ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी हैं, ऑर्गेनिजम्स की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन देखिए, जो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वेयर ऑर्गेनिज्म इनगल्फ फूड।
जहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड मटेरियल को सीधे सीधे इनगल्फ कर लेता है, सीधे सीधे अंदर ले लेता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे आप चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, अगर आपको याद हो। आप लोगों ने अमीबा का खाना खाना पढ़ा होगा। अमीबा किस तरीके से खाना खाता है। अमीबा क्या करता है, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म होता है ना, और ये क्या करता है, फॉल्स फीड बाहर निकालता है और जो भी यहाँ पर मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको अंदर ले लेता है ना। इसी फॉल्स फीड को हम क्या बोलते थे, सूडोपोडिया। और यहाँ पर ये जो खाना इस तरीके से अंदर लेने का तरीका है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या फिर ज़रूरी नहीं है कि हम अमीबा की बात करें, ह्यूमंस के अंदर भी तो ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, पूरा पूरा खाना क्या करते हैं, अंदर ले लेते हैं और बाद में उसे खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो बॉडी के अंदर जाके पचता है। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 8 क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा, पर मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि या तो 11th-12th बायोलॉजी जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी उधर आ जाएगी, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर वहाँ पर नहीं भी आती हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा बहुत फैक्चुअल होती हैं, तो वो फैक्ट्स आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की फ़ैक्ट्स के बारे में ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी जितना मैं करा रहा हूँ वो करिए, जो नोट्स मैं करवा रहा हूँ वो, ठीक है। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो आप अटैम्प्ट करिए। अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन, अगर आप मतलब सीबीएसई के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 11th के, तो आप ये कोशिश भी करिए कि हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो थ्योरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके मास्टर आंसर्स तैयार करने की कोशिश करिए, उनके ऐसे आंसर्स तैयार करने की कोशिश करिए जिससे आप कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो उनके आंसर लिखने के लिए एबल हों, ठीक है। मैं मास्टर आंसर किस तरीके से तैयार करना है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, चैप्टर्स की थ्योरी पढ़ना, एक बार उन सबकी थ्योरी समझने के बाद उनके एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के टाइम पर क्या होता है, एंडोसाइटोसिस के टाइम पे क्या होता है, सेल इनगल्फ करता है किसको, और सेल इनगल्फ यानी सेल क्या करता है, अंदर लेता है और मटेरियल्स को क्या करता है, इंटरनलाइज कर लेता है। किसका यूज़ करते हुए, मेम्ब्रेन का यूज़ करते हुए पूरी तरीके से वो उसको अंदर ले लेता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है किसका, एंडोसाइटोसिस का, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है कि सेल के अंदर जो मटेरियल है वो आ जाता है, सेल के अंदर आता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखो, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। याद करो, अनएक्सेप्शनेबली यानी कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, इनके अंदर क्या 100% डिफरेंस होते हैं जिनसे हम पहचान पाएंगे कि अच्छा ये चीज़ तो 100% लिविंग ही होगी या ये चीज़ 100% नॉन लिविंग ही होगी, है ना। बहुत अच्छे से हमने किया हुआ इसको। ग्रोथ एंड मूवमेंट, मुझे एक बात बताओ, क्या ग्रोथ नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती है, होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सेकंड देखो, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, चलो रिस्पॉन्सिवनेस टू टच अभी 1 मिनट के लिए हम इसे रोक देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, क्या करना, इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करना और प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। सोचो, इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्शन कोई नॉन लिविंग चीज़ कर सकती है क्या, कोई नॉन लिविंग चीज़ इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्शन कर पाएगी क्या, नहीं कर सकती। इंटरैक्शन विद इन्वायरमेंट कौन कर सकती है, कोई लिविंग चीज़। तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। डी ऑप्शन देखो, रिप्रोडक्शन। अब देखो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन के बारे में आप एक चीज़ जानते हो कि रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है। इस चीज़ को आप जानते हो। हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात भी की थी जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता, जैसे कि म्यूल्स में नहीं होता, है ना, ये बात हमने की थी, म्यूल्स में नहीं होता। और किस में नहीं होता है, याद है आप लोगों को, वर्कर बी में नहीं होता,
वर्कर हनी बी में नहीं होता है ना, और किस में नहीं होता, स्टेराइल कपल्स में नहीं होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? तो ये 3 हमने पढ़े थे, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को हम नहीं बोल रहे हैं, वरना रिप्रोडक्शन सही हो जाता। रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, देखो अगेन रिस्पॉन्सिवनेस टू टच भी वैसे तो देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है, ठीक है, बट मोर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो हम कौन सा होगा, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, की इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन कौन कर पाता है, जो कि लिविंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, इवोल्यूशन भी हो रहा है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, 10th क्वेश्चन देखिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विद, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट हो जाता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये एक याद करने वाली टर्म हो गई, पर मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। मॉलिकुलर लेवल, मॉलिक्यूल का लेवल हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल का लेवल मतलब कि मॉलिक्यूल आप लोग जानते हो कि क्या होते हैं, जैसे कि H2O क्या है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं। ये आपको क्या मिल गया यहाँ पर, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स, और ऑब्वियस ही बात है कि इनका लेवल क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी छोटा है। आप इनको माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते, तो इसलिए क्या बोला गया यहाँ पे, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिकुलर लेवल, वहीं से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। Many elements are found in living organisms either free or in form of compounds. One of the following is negligible in living organism. ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एक, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है? तो ये कौन सा है, सिलिकॉन, ठीक है। ये एक याद रखने वाला क्वेश्चन है। याद रखने वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ठीक है। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर मेजरली पूछे जाते हैं। तो मेजरली हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो कंसेप्चुअल है, जैसे एक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आएंगे जो हम कंसेप्चुअल करने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे या फैक्चुअल होंगे, जो कि हम करेंगे। बाकी क्वेश्चंस हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। देखो, रीज़न ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग में डाइवर्सिटी क्यों होती है? लिविंग बीइंग में डाइवर्सिटी इसी वजह से होती है क्योंकि आप लोगों को मैंने एक चीज़ बोली थी कि डाइवर्सिटी किस वजह से आई। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी क्या, कि सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में वो किस वजह से होती है, वो इस वजह से होती है कि वो कहाँ से आए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की ही हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि ह्यूमंस का इवोल्यूशन ऐसा माना जाता है कि बंदरों से हुआ था, कुछ लोग मानते हैं कि पिग्स से हुआ था, है ना। तो ये सब चीज़ें जो इवोल्यूशन से निकली, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि स्पीशीज़ पहले कुछ और थी, फिर धीरे धीरे ओवर टाइम जब चेंजेस हुए तो आपको कुछ चेंजेस देखने के बाद क्या मिला कि इनके अंदर कुछ परिवर्तन आ गया, जिससे कई बार एक नई स्पीशीज़ तक बन जाती है। तो ये जो रीज़न है डाइवर्सिटी का लिविंग बींग्स में, ये क्या है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी चेंज। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। Out of 1.7 million species of living organisms known to us, insects contribute to about। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्वेश्चन क्यों ही पूछा गया है ना, आप सब चीज़ों का थोड़ी याद रखेंगे। बिल्कुल सही बात है, सब चीज़ों का याद नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट्स का इसीलिए पूछ लिया क्योंकि एक्चुअली इंसेक्ट्स के बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे कि इंसेक्ट्स जो है इनकी वैरायटी सबसे मैक्सिमम होती है। तो जिनकी वैरायटी सबसे मैक्सिमम है तो कितना अमाउंट है, कभी कभार ये नंबर पूछा जा सकता है ना। तो 1.7 मिलियन में से अगर आप देखोगे इंसेक्ट्स कितने हैं, इंसेक्ट्स की वैरायटी 0.7 मिलियन है, ठीक है। 0.7 मिलियन स्पीशीज़ किसकी होती हैं, इंसेक्ट्स की होती हैं। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगवा रहा हूँ क्योंकि ये थ्योरी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों का इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। आप लोग क्वेश्चंस देखिए, अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे फिर भी पूछ सकते हैं।
कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज़ 8467912306। यहाँ पर भी आप मुझसे कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं। जो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो बेसिक यूनिट क्या है? सोचो, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहाँ से हम स्टार्ट मान रहे थे? क्लासिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा था किससे? स्पीशीज़ से। तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या है? स्पीशीज़। जो टर्म टेक्सोनॉमी है वो कॉइन की गई है किसके द्वारा? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। टेक्सोनॉमी टर्म किसने दी थी? डी कैंडोले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 25th क्वेश्चन नंबर देखो, टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ। टैक्सॉन किसकी यूनिट है? आप ऑलरेडी जानते हो टैक्सॉन किसकी यूनिट है भाई? ऑर्डर की यूनिट है क्या? स्पीशीज़ की यूनिट है क्या? जीनस की यूनिट है क्या? नहीं, किसकी यूनिट है? टैक्सोनॉमी की। तो आंसर क्या होने वाला है? सी। और ये आप जानते हो टैक्सॉन क्या होता था? एक सिंगुलर होता था, है ना, सिंगुलर कैटेगरी होती थी, किसी भी एक लेवल पे एक कैटेगरी ये हो सकती थी। 26 क्वेश्चन नंबर देखो, अ ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक। इनमें क्या होता है? सिमिलर ट्रेड होते हैं किसके? किसी भी रैंक के। सिमिलर ट्रेड की अगर बात करोगे तो एक ग्रुप ले रहे हो आप किसी भी लेवल पे, ठीक है, किसी भी रैंक का। याद करो, ये इसके बारे में हमने किस में बात की थी? टैक्सॉन। क्योंकि किसी भी रैंक पे हो सकता है, किसी भी रैंक पे अगर कोई ग्रुप आपको मिल रहा है तो क्या होता था? टैक्सॉन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्पीशीज इज आ। स्पीशीज क्या है? देखो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्पीशीज इज आ ग्रुप इमीडिएटली बिलो अ फाइलम। फाइलम के जस्ट नीचे होता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्लोजली रिलेटेड इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। इसकी डेफिनेशन में हमने बात पढ़ी थी कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं और इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, और इंटरब्रीडिंग करके भी एक शर्त होनी चाहिए, क्या? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। कैसे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। थर्ड, टैक्सोनॉमिक डिवीजन ऑफ सिमिलर जेनरा। सिमिलर जेनरा के तो नहीं है ये। क्लोजली रिलेटेड नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। क्लोजली रिलेटेड नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशन, नॉन ब्रीडिंग थोड़ी ना होती है, ये तो ब्रीडिंग पॉपुलेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला करेक्ट होगा? बी। ए टैक्सॉन इज। टैक्सॉन क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना। टैक्सॉन क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। क्या है? रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। ओके। अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। आप लोग आंसर जानते हो, क्या आंसर होने वाला है? अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। किसी भी रैंकिंग का ग्रुप हो, उससे मतलब नहीं है, पर एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 28 का जो आंसर हमारा करेक्ट है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो है स्पीशीज़ का, वो मेनली किस पे बेस्ड होता है? देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्पीशीज़ की बात की है ना, क्या होना चाहिए? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहिए। तो सोचो, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन का रोल आ रहा है। तो पहला क्या है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बिल्कुल ठीक बात है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिवली अलग थलग कर रहे हैं हम। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल होता है बाहर के दिखने वाले फीचर्स, तो ये भी नहीं है। ए ऑप्शन लेकिन सही है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएंगे वही स्पीशीज़ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, नहीं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की तो बात नहीं की गई है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखते हैं और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, नहीं, ये दोनों ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, क्या? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30, सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर ऑर्डर। आपको याद होगा, मैंने आपको एक टेबल याद करवाई थी जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है, उस टेबल से आप लोगों का क्वेश्चन बहुत ही आराम से हो जाएगा। ये करेक्टली मैच पेयर कौन सा है? देखो,
ऑप्शन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, मैंगीफेरा इंडिका प्रीमाटा। भाई प्रीमाटा जो है किसका है, एनिमल से रिलेटेड है, और मैंगीफेरा इंडिका तो प्लांट है ना, पहला तो है ही नहीं। फिर यहाँ पर देखो, आप अगर इस तरीके से ही देखते जाओगे तो आपको दिखाई देगा क्या, मस्का डोमेस्टिका डिप्टेरा, ये आंसर सही है। ठीक है, एक्चुअली लिखने में टाइपिंग एरर है यहाँ पे इनका, एक्चुअली मूसा डोमेस्टिका नहीं है, इट्स अ मस्का डोमेस्टिका। क्या है ये, मस्का डोमेस्टिका है। मस्का डोमेस्टिका किस में आता है, डिप्टेरा में। 31 क्वेश्चन नंबर, पोटैटो एंड ब्रिंजल डिफर इन दिस टैक्सॉन। पोटैटो और ब्रिंजल किस टैक्सॉन में डिफर करते हैं? अगर आपको याद हो तो इनकी फैमिली तक तो सेम रहता है, ठीक है, इनका इवन जीनस तक सेम है, याद है, दोनों ही क्या है, सोलेनम है, दोनों ही क्या है, सोलेनम, इनका जीनस तक सेम है। ठीक है, पोटैटो का क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, और ब्रिंजल का क्या होता है, सोलेनम मेलोंजिना, है ना। तो यहाँ पर दोनों का आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, दोनों का ही आपको फैमिली, दोनों का ही आपको कहाँ तक सेम देखने को मिल रहा है, जीनस तक। तो जीनस के नीचे कौन आता है, फिर स्पीशीज ही आएगी, स्पीशीज ही तो अलग है सिर्फ इनकी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, रीड एंड फाइंड द करेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। स्पीशीज़ क्या है, ग्रुप है किसका, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का विद फंडामेंटल डिसिमिलैरिटीज़। स्पीशीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, स्पीशीज़ इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल डिसिमिलैरिटीज़। बट डिसिमिलैरिटीज़ थोड़ी होती है फंडामेंटल, ये तो गलत बात है। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी इन अ डिवीज़न। कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसमें, हायर कैटेगरी में इन अ डिवीज़न। सोचो, जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाते हो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, वैसे वैसे सिमिलैरिटी कम होती जाती है ना, तो ये वाली बात तो ठीक है। अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इज ऑब्जर्व फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज टू किंगडम वही बात है, नीचे से ऊपर जा रहे हो, सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ऑप्शन सी भी ठीक है। लोअर टेक्सा शेयर्स मोर कैरेक्टर्स विद इन द मेंबर्स। भाई जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या करता है, ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है नीचे वाले में, तो ये आपको तीन स्टेटमेंट सेम, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है ये, और तीन स्टेटमेंट अलग अलग लैंग्वेज में बोल दिया आपके सामने। ठीक है, तो बी भी सेम है, सी भी सेम है, और डी भी सेम है, और तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है देख लो, ए बी सी, नहीं पहला तो गलत है, ए सी डी ये भी गलत है, बी सी डी ये ऑप्शन सही है, ए बी डी ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 34 क्वेश्चन नंबर देखो, स्पीशीज इज डायनेमिक। स्पीशीज जो है क्या होती है, डायनेमिक होती है। सोचो, अगर मैं बात करता हूँ स्पीशीज की, तो क्या स्पीशीज के अंदर कोई चेंज देखने को मिलता है आपको कुछ समय के बाद? देखो, स्पीशीज के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इन चेंजेस की वजह से ही हम देखते हैं कि कई बार स्पीशीज़ में क्या आते हैं, मेजर कई बार चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ओवर टाइम, ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने देखा और उसके बाद एक महीने बाद आप देख रहे हो तो स्पीशीज़ में चेंजेस आ गए। ये जो चेंजेस हैं इनमें कई साल लगते हैं ना। जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, तो जिराफ की जो लंबी गर्दन है ना, इसके पीछे एक लॉजिक दिया जाता है कि पहले क्या था कि जिराफ जो है वो, उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे 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 पेड़ पे पत्तियां नहीं थी या फिर हाइट अगर ऊंची थी पेड़ की, तो फिर धीरे धीरे क्या करना पड़ा, उसको अपनी गर्दन जो है ऊपर करनी पड़ी, और ओवर टाइम कुछ हज़ार सालों में या कुछ 100 सालों में उसकी गर्दन जो है क्या हो गई, लंबी हो गई। तो ये जो लंबाई का कारण है इसकी गर्दन की, वो क्या निकला कि ओवर टाइम धीरे धीरे बॉडी ने क्या किया, चेंज लाया। तो स्पीशीज़ जो है डायनेमिक होती हैं, स्पीशीज़ में चेंजेस होते हैं, भले ही स्लो हो फास्ट हो उससे मतलब नहीं है, पर स्पीशीज़ जो है डायनेमिक होती हैं, स्पीशीज़ में चेंजेस तो होते हैं। रीज़न क्या है, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, स्पीशीज़ क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बात बिल्कुल ठीक है ना। हमने क्या जाना था, स्पीशीज़ क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारे पास, है ना। स्पीशीज़ से ही क्लासिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉसिबल इंटरब्रीड कर सकती हैं। ठीक है, क्या कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं।
तो ये इनकी स्पेशलिटी, और साथ साथ जो ऑफस्प्रिंग ये प्रोड्यूस करती हैं वो कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो ये आंसर क्या होगा इसका, स्पीशीज़ जो है डायनेमिक है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या दे रहे हैं हम, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो, असर्शन इज़ ट्रू, असर्शन ट्रू है, बिल्कुल ठीक बात है, रीज़न भी ट्रू है। पर मुझे एक बात बताओ, स्पीशीज़ डायनेमिक है, ठीक है, मान लिया। इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज़ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये भी मैंने मान लिया। पर क्या ये कहीं से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है? क्या रीज़न से ये असर्शन का एक्सप्लेनेशन आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। इसीलिए हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड ऑप्शन देखो, असर्शन जो है ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। रीज़न जो है ट्रू है, ये भी ठीक है। बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर हमें देखने को मिलेगा सही, वो कौन सा है, बी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सा इन हिरार्की फ्रॉम द फॉलोइंग। हम आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सा, जिसमें सीक्वेंस ऑफ टेक्सा क्या दे रखा हो, करेक्ट दे रखा हो। फिर से वही बोलूँगा मैं आप लोगों को, जो वो टेबल गिवन है ना, उस टेबल से आपको इसका आंसर तुरंत देखते ही पता लग जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले में चीज़ें गलत दे रखी हैं यहाँ पर, सेकंड वाले में भी चीज़ें यहाँ पे गलत गिवन है, ठीक है। आप लोग वहाँ जब टेबल देखोगे आपको तुरंत दिखाई देगा ये चीज़। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, डोमेस्टिका, उसके बाद मस्का, मस्का के बाद मस्कीडे, ठीक है। डोमेस्टिका क्या है हमारे पास, डोमेस्टिका यहाँ पे स्पीशीज़ थी, मस्का डोमेस्टिका आपने लिखा था, और उसके बाद फिर मस्का जीनस था, और मस्कीडे, मस्कीडे क्या थी हमारे पास, फैमिली, फैमिली के बाद फिर हमारा क्या था, ऑर्डर डिप्टेरा, डिप्टेरा के बाद फिर हमारा इंसेक्टा क्या थी, क्लास। तो ये पूरी हमें देखने को मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या है, एकदम सही ऑप्शन है। 36 थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड। ये सीधे सीधे डेफिनेशन है भाई, किसकी डेफिनेशन है बताओ। क्या क्या करते थे हम, कैरेक्टराइजेशन करते थे, आइडेंटिफिकेशन करते थे, क्लासिफिकेशन करते थे, और नोमेनक्लेचर करते थे। किसके अंदर करते थे, टैक्सोनॉमी, वेरी गुड, किसके अंदर करते थे, टैक्सोनॉमी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37, स्पीशीज़ क्या होती है, डायनेमिक। क्या स्पीशीज़ डायनेमिक होती है, हाँ ठीक बात है भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम जान के आए हैं। अगला अगला देखो, स्पीशीज़ आर इन अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू द कंडीशंस ऑफ देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। आसपास की जब कंडीशन बदलती हैं तो स्पीशीज़ भी क्या कोशिश करती है कि वो धीरे धीरे क्या करने लगे, अडेप्ट करने लगे नई सिचुएशन से। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जिराफ की लंबी गर्दन का, तो बात बिल्कुल ठीक है, यानी ये जो रीज़न है ये भी सही है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है इसे। अब देखते हैं ऑप्शंस को। असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू, बात तो बिल्कुल ठीक है। रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही है। 37 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी है। फिर देखो फिर घुमा के वही क्वेश्चन पूछ लिया, फंडामेंटल सिमिलैरिटी किसके अंदर होगी भाई, जो सबसे नीचे वाला होगा उसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सबसे नीचे आती है उसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो आप जानते हो कि कौन सी होने वाली है वो, स्पीशीज़। तो 38 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 39 बताओ भाई, नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जानते हो किंगडम, किंगडम के नीचे कौन आता है, फाइलम, फाइलम के नीचे कौन सा आता है, क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, और जीनस के नीचे स्पीशीज़। तो कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर देखो किंगडम के नीचे डिवीज़न, बी में दे रखा है किंगडम के नीचे डिवीज़न, डिवीज़न के नीचे फाइलम। भाई यहाँ पर ये थोड़ी ना होगा,
डिवीज़न के नीचे फाइलम नहीं आएगा, ठीक है। या फिर चलो एक बार हम इनकी मान ले अगर कि इन्होंने किंगडम के नीचे डिवीज़न और फाइलम दे रखा हो कि भाई ब्रैकेट में इन्होंने डाल रखा है कि या तो डिवीज़न होगा या फाइलम होगा, यहाँ तक भी हम सही मान लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट के लिए हम डिवीज़न यूज़ करते हैं और एनिमल्स के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ोगे तो आगे क्या ऑर्डर आता है? नहीं, आगे क्या आती है? क्लास। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ऑर्डर गलत हो गया। और इधर देखो सी में किंगडम के जस्ट नीचे क्लास दे दिया, ये भी गलत है। इसमें देखो डिवीज़न के बाद किंगडम आ रहा है भाई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो क्या है? गलत हैं। होपफुली आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चंस, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चंस एटलीस्ट दोबारा से हम करें। तो इस तरीके से हम लोग एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के 70 to 80 MCQs आप लोगों के पास पहुंच जाएं, ताकि आप लोगों को MCQs प्रैक्टिस करने के लिए कोई कमी ना रहे। 70 to 80 MCQs के साथ फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई होगी, आप लोगों को MCQs जिस तरीके से डिस्कस हो रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं बिना किसी भी हिचक के। थैंक यू वेरी मच।